नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां पर दोस्तों गुरुग्राम और दिल्ली के बीच नई मेट्रो लाइन को लेकर 3 अलग-अलग प्रपोजल्स अभी तैयार हो चुके हैं और तीनों को फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास में सबमिट किया गया है। दोस्तों बेसिकली आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँ तो गुरुग्राम और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक नई मेट्रो कनेक्शन को लेकर बात की जा रही थी, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि डीएमआरसी और हरियाणा मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन यानी कि एचएमआरटीसी, ये दोनों अपने अपने लेवल पर काम कर रहे थे। अभी डीएमआरसी के द्वारा यहाँ पर 2 प्रपोजल सामने रखे गए हैं, जिसमें एक प्रपोजल तो ये है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के राजीव चौक तक एक्सटेंड कर दिया जाए, जबकि दूसरे प्रपोजल में इसी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को द्वारका सेक्टर 21 से गुरुग्राम के सेक्टर 21 तक एक्सपांड किया जाए। जबकि एचएमआरटीसी के द्वारा जो प्रपोजल सामने रखा गया है, वहां पर एक नए कॉरिडोर की बात की गई है, जो बनेगा गुरुग्राम के रिजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 के बीच में। तो अभी तीनों के तीनों प्रपोजल्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास में पहुंचा दिए गए हैं। तो इसको इवेल्युएट करेंगे और जो भी रूट यहाँ पर सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, उसी के थ्रू यहाँ पर आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियली सावनेर के अंदर एक नए इंडस्ट्री एरिया को नोटिफाई कर दिया है और इसके चलते ओवरऑल आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के सावनेर में डीएनए कॉरिडोर के ऊपर आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों डीएनए कॉरिडोर का मतलब डिफेंस, न्यूक्लियर और एरोस्पेस क्लस्टर है, जहां पर इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और आर&डी का काम किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इस तरह के कई क्लस्टर स्टेट के अंदर प्लान कर रही है, उनमें से एक सावनेर के अंदर भी बनकर तैयार होना है। यूपी और तमिलनाडु में जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर्स तैयार किए गए हैं, उन्हीं की लाइंस पर ये भी तैयार होगा, जिसके लिए 2730 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जरूरत है सावनेर के अंदर, और उसमें से अभी 2700 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस क्लस्टर को लेकर इनिशियल काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट को लेकर मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ में टाई अप अनाउंस किया है और इसके अंतर्गत होगा ये कि गुजरात में 5 अलग अलग आईटीआईज के अंदर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब्स मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा सेटअप की जाएंगी। तो इन लैब्स को अलग अलग मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप किया जाएगा, जहां पर यूथ को अलग अलग ट्रेड्स में अपस्किल किया जाएगा। स्पेसिफिकली ऐसे ट्रेड्स जो अभी के समय में ट्रेंड में है, पालनपुर, भावनगर, सुरेंद्र नगर, गोधरा और दाहोद, इन 5 अलग अलग सिटीज में आईटीआईज के अंदर आपको लैब्स बनती हुई दिखाई देंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा पहले भी ऐसा काम किया गया है, ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। 31 के आसपास आईटीआईज के साथ ऐसा काम कर चुके हैं और उसमें भी आप 5 और आईटीआईज को ऐड कर सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत और यूएई के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। और अगर यहां पर चीजें मटेरियलाइज होती हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, तो आप देखेंगे कि भारत यूएई को बड़े स्केल पर डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा। तो सब बेसिकली यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा फिर हमारी जो डेलीगेशन है, उनके द्वारा मल्टीपल डिफेंस प्रोडक्ट्स पिच किए गए हैं यूएई को, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश की एयर डिफेंस सिस्टम, इनको लेकर उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बैटल टेस्टर सिस्टम है, जिनको हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। यूएस ईरान वॉर के कारण यूएई को जो अटैक्स फेस करने पड़े हैं, उसको देखते हुए यूएई अब उनकी जो डिफेंस पावर्स है उनको और इंक्रीज करना चाहता है, जहां पर आकाश तीर तो उनके लिए डिफेंस का काम कर सकता है, जबकि ब्रह्मोस को ऑफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको लेकर यहाँ पर बातचीत वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और यूजुअली ऐसी बातें क्लोज डोर्स में ही होती हैं, इसको लेकर ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आती हैं। आगे चलकर कोई डिटेल यहाँ पर सामने आती है तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने रिलायंस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है और इसके चलते रिलायंस यूनिवर्सिटी उनके परमानेंट कैंपस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाएगा। तो दोस्तों ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नवी मुंबई के द्रोणागिरी के अंदर बनकर तैयार होगी और जैसे कि मैंने बताया कि ये इनका परमानेंट कैंपस होगा, क्योंकि अभी फिलहाल एक टेम्परेरी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं जो उलवे में है। ये नया कैंपस 410 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर एक एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट, एक रिसर्च पार्क, एक स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट, एक मेडिसिटी, एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एक वाइब्रेंट आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और एक इनोवेशन और इंक्यूबेशन पार्क सेटअप किया जाएगा, जहां पर स्टार्टअप्स को रिसर्च और फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। 7 वर्ल्ड क्लास स्कूल्स भी यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे अलग अलग फील्ड्स में, और उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि भी प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इनिशियल बेसिस पर 6790 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट रिलायंस के द्वारा यहाँ पर की जाएगी और अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो इस इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली और इंक्रीज किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों सिटी लॉजिस्टिक प्लान का प्रिपरेशन यहाँ पर चालू हो चुका है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसको लेकर सर्वे वगैरह स्टार्ट किए गए हैं।
तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत जितनी भी सिटीज़ को चुना गया है वहाँ पर इसी तरह के सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किए जा रहे हैं। और क्योंकि नोएडा भी उसका हिस्सा है तो यहाँ पर भी एक सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनकर तैयार होगा, जिसका सीधा मतलब यही है कि सिटीज़ के अंदर उनका फ्रेट मूवमेंट स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो सर्वे स्टार्ट किया गया है उसके अंतर्गत नोएडा के अलग अलग एरियाज, रोड्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट मूवमेंट, पार्किंग फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों को यहाँ पर असेस किया जाएगा, जिससे पता चल पाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है। और फिर उसी के बेसिस पर आपको लॉजिस्टिक प्लान बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट शिप रिसाइकलिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग कंट्री बन चुका है 2025 के अंदर, क्योंकि ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का 35% से ज़्यादा हिस्सा भारत के पास है। दोस्तों बेसिकली मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत भारत सरकार का एक टारगेट था कि 2030 तक भारत को ग्लोबली नंबर 1 कंट्री बनाया जाए शिप रिसाइकलिंग एरिया में। और अभी टारगेट हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है, क्योंकि 2025 में ईयरली बेसिस पर शिप रिसाइकलिंग में हमें 60% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो काफ़ी बड़ा ग्रोथ होता है। 2024 में 1.86 मिलियन ग्रोस टन्स ऑफ शिप्स को हमें रिसाइकल किया था, जबकि 2025 में बढ़कर 2.99 ग्रोस मिलियन टन्स पर पहुंच चुका है। 2024 में ग्लोबली हमारा शेयर 30.1% के आसपास था और अब ये बढ़कर 35.4% पर पहुंच चुका है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली भारत नंबर 1 बन जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना, यूके, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप की कंट्रीज मानी जाती हैं शिप रिसाइकलिंग में, इन सबको भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और जो गैप हमने इनके साथ में भी क्रिएट कर दिया है, होपफुली आगे चलकर आपको और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिप्स मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।